आशुतोष जी, आप अखिलेश यादव का मार्जिन जानते हैं कन्नौज से? जी कितना? नहीं, देखिए अंजना जी, पहली बात समझिए, इतना ही है मार्जिन सर। से 1,60,70,000 अगर मुझे सही याद है तो मैं इतना समझ ही रहा हूं। मार्जिन देखिए उनका भी है। आप मेरी ठीक है, बात सुनिए, नहीं मेरी नहीं, बात मेरा सुनिए प्रश्न अंजना कुछ जी। और है। देखिए, इसी कन्नौज से पहले डिम्पल जी हारी भी थी। क्या बार बार एक सीट से चुनाव लड़ना और 1.5 लाख के मार्जिन से तीसरी बार वहां पर जीतना, और इसकी वजह से कह देना कि प्रियंका लड़ती तो इतने से हरा देती, ये क्या दिखा रहा है? मैं उस नहीं मूल सवाल देखिए, पे जा रही हूँ। मैं नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं 2024 के, तो अभी भी उसका चीड़-फाड़ हो रहा है कि कहां पर क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे और अच्छा हो सकता था, और कैसे जो पार्टी है कोई भी, तो वो आगे के लिए क्या रणनीति बनाएगी। तो भाजपा का आपने देखा कि ग्राफ बहुत नीचे गिर गया, मोदी जी का खुद ग्राफ नीचे गिर गया। और यूपी में जहां पर भाजपा का सबसे ज्यादा दम दिखता था, वहीं पे भाजपा लड़खड़ा के गिर गई। और बाकी जगह तो खैर जैसा दिख रहा है आपको कि कुछ वोटों की वजह से भाजपा अपनी लाज बचा पाई, कम से कम सरकार बना पाई। तो जो वोट भाजपा को मिले हैं वो आदिवासी वोट मिले, और आदिवासी इलाकों में मिले। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, सबसे ज्यादा तो उड़ीसा में। तो जो अगर ये आदिवासी वोट ना मिले होते तो यहाँ पे भी सब जगह हार गई होती भाजपा, तब बहुत बुरी हार होती। जो वोट बैंक था मोदी जी की वजह से कि मोदी जी ओबीसी हैं, गरीब है, चाय वाले का बेटा है, तो वो ओबीसी का वोट बैंक खिसक चुका है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस वोट बैंक पे अगर आप देखेंगे 2014 के चुनाव और उसके बाद 2019 के, तो बढ़ चढ़ के ओबीसी के लोगों ने वोट दिया था मोदी जी को। तो ओबीसी में जो यादव है वो तो खैर समाजवादी पार्टी को यूपी में वोट दिए, और यादव जो बिहार के हैं तो वो आरजेडी को वोट दिए। लेकिन बाकी जो ओबीसी है तो वो सब मोदी जी को वोट दिए थे। तो यूपी में भाजपा की प्रचंड जीत, बिहार में भी एकदम सुपड़ा साफ हो गया था, ऐसी जीत हुई थी मोदी जी की। तो उसकी वजह यही थी। अब लेकिन जो है वो मोदी जी के हाथ से ये सब फिसल गया है, ये चुनाव दिखा रहे हैं। तो ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि जनता अब समझ गई है कि मोदी जी जो है वो फर्जी है, ओबीसी नहीं है। जो मोदी सरनेम होता है तो वो गुजरात में कई लोग तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे पीलू मोदी हुआ करते थे, एक नेता हुआ करते थे, वो तो पारसी हैं। उसी तरीके से जो और कोई मोदी है, अब जैसे ललित मोदी, तो वो तो बिजनेस कम्युनिटी वाले हैं। उसके बाद में और भी कुछ मोदी आपको मिलेंगे, तो वो कोई दूसरी जात का है, कोई दूसरी जात का है। तो ये जो मोदी जी जो है, जो प्रधानमंत्री हैं, तो इनकी जो जात है तो वही बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग हैं। अब बिजनेस कम्युनिटी वाले लोगों का सरनेम जैसे गांधी भी जो होता है, जैसे महात्मा गांधी या और भी जो, तो वो बिजनेस कम्युनिटी, मतलब कि सेम गांधी और मोदी ये करीब करीब सेम टाइप के सरनेम है, और गुजरात में उसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं बिजनेस कम्युनिटी वालों के लिए। कोई ओबीसी नहीं है इन लोग। तो इसीलिए ओबीसी का वोट बैंक मोदी जी का खिसक गया। और दूसरा, मोदी जी ने कुछ किया भी नहीं ओबीसी वालों के लिए। और जाति जनगणना जो बोल रहे हैं कि किया जाए, खास करके ओबीसी में पता नहीं है कि कौन सी उप जाति ओबीसी की, उसकी कितनी संख्या है, उसको कितना आरक्षण मिलना चाहिए। तो मोदी जी बोलते हैं कि कोई जाति नहीं होती है, और आरक्षण के बारे में कुछ बोलते नहीं। तो इसका भी नुकसान हुआ। तो अब मोदी जी का गढ़ बनारस, जहाँ पे गए थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो वहां की गद देख लीजिए क्या हालत है कि बहुत सारे बूथ पे ऐसी हालत थी कि मोदी जी को 6 वोट 7 वोट मिले पूरे बूथ में। अब एक बूथ में
2000 वोट होते हैं, 2500 वोट होते हैं, या कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो उसमें ऐसे कई बूथों में मोदी जी को इस तरह के वोट मिले, तो बड़ी दयनीय हालत थी। और वो तो किस्मत अच्छी थी कि वो आखिरी में जीत गए, नहीं तो वो तो हार रहे थे शुरू में लगातार। जो है अजय राय जो उनके खिलाफ खड़े हुए थे कांग्रेस के, तो वो तो आगे चल रहे थे। और इसीलिए राहुल गांधी ने एक कमेंट किया था कि अगर प्रियंका लड़ती बनारस से तो मोदी जी को 4 लाख वोट से हरा देते, जो एक हकीकत है। तो कांग्रेस लेकिन प्रियंका गांधी को अभी चुनाव में नहीं उतारना चाहती थी, तो इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ी, वरना मोदी जी को तो बड़े आराम से हरा देती, क्योंकि मोदी जी का जो जादू है वो खत्म हो चुका है। यही सच्चाई है कि मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मिलता है। अब खुलेआम जो नेता भाजपा के ही, अब जैसे कि नवनीत कौर जो महाराष्ट्र की है, तो वो तो खुलेआम बोली कि मोदी जी के चेहरा पे अब वोट नहीं मिलता है, अब मेरे चेहरे पे वोट दो। वैसे फिर भी हार गई बुरी तरह। तो ये हालत है अब भाजपा का कि जिस मोदी जी के नाम पर भाजपा उचकती थी कि मोदी जी जो है वो हार नहीं सकते हैं, अब मोदी जी के नाम पर कोई भी चुनाव लड़ जाए, कोई भी हरा गहरा नत्थु खैरा चुनाव लड़ जाए, वो मोदी जी के नाम से जीत जाते हैं। और जो एक सच्चाई भी थी, 2019 के 2014 के चुनाव में ऐसे ऐसे लोग जो है वो चुनाव जीत गए थे जिनको कोई जानता नहीं है या जिनका कोई वेश ही नहीं है ना, कोई वेश नहीं है उनका, फिर भी वो जीत जाते थे। अब ये स्मृति ईरानी को देख लीजिए, 2019 में वो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ गई थी अमेठी से, अब जीत गई थी राहुल गांधी के खिलाफ, तो बड़ी ताव देती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार तो कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता KL शर्मा जी, उन्होंने स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोट से हरा दिया, है ना। तो इसका मतलब यही है कि स्मृति ईरानी की कोई औकात नहीं थी, वो तो जुमला लहर था मोदी का, उसी में तैर गई थी। तो अब न जुमला लहर है न मोदी जी का खुद का है, मोदी खुद चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी, यही हकीकत है। तो इस पे भाजपा में जबरदस्त मंथन चल रहा है, और इसीलिए खींचतान भी खूब चालू हो गया है कि या तो मोदी जी हट जाए, किसी और को लाया जाए, या फिर लाने से कोई आएगा भी तो वो क्या कर लेगा। और जो खींचतान चल रही है, तू-तू मैं चल रही है, और एक दूसरे पर लांछन लग रहे हैं। ये पूरे देश में जितने भी भाजपा के अलग अलग राज्य के इनके जो अलग अलग जो सेक्शन है, तो उसके अंदर में भारी खींचतान, गाली गलौज, यही सब चल। तो आगे भाजपा का फ्यूचर अच्छा नहीं है। मोदी जी का तो समझ लीजिए कि खत्म हो चुका है, और मोदी जी के बाद में कौन, तो ये भी भाजपा के लिए बड़ा सवाल है। और कैसे चलेगी भाजपा आगे, तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है जिसका जवाब भाजपा के पास में नहीं है।